Hello students of class 10th. Now let's move on to new chapter and a very interesting one of history portion, nationalism in Europe. नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे यूरोप से, है ना, ऐसे एक चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, वो इंडिया के बारे में, यूरोप के बारे में। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट। कैसे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज जैसे फ्रांस, है ना, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे ये एक नेशन बने। ना नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जो है बात ये है कि जो आज हम देखते हैं, आज जो प्रेजेंट फॉर्म है, डेमोक्रेसी है, हर देश आज डेमोक्रेसी, लगभग 90% देशों में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है ना, जितने भी राइट्स इंडिया में, फ्रीडम है, इक्वलिटी है, इन सब की शुरुआत कैसी हुई। और ये बिल्कुल कोई दो राय नहीं है इसमें कि यूरोप से इसकी शुरुआत हुई, और ख़ासकर फ्रांस, है ना, फ्रांस वो नेशन बना है जहाँ से नेशनलिज्म की, डेमोक्रेसी की, फ्रेटर्निटी की, सेक्युलरिज्म की, इक्वलिटी की शुरुआत हुई। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था और उसका मैं वहाँ पे भी आप लोगों को बताता था कि टाइमिंग्स, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है 18th सेंचुरी में, यानी कि आज से लगभग 300 साल पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया था। फ्रेंच के लोगों को, है ना, फ्रांस के लोगों को डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का मतलब तब से याद है। तो जहाँ पे पौधा पहले लगाया जाएगा, बड़ा भी वहीं पहले होगा, है ना, तो इतने पहले बीज डाल दिए गए डेमोक्रेसी को उस देश में। तो आज आप देख सकते हैं वो एक डेवलप्ड नेशन है फ्रांस, और डेमोक्रेसी के लिए वो काफ़ी आगे तक जा चुका है, डेमोक्रेसी के आइडिया वो काफ़ी आगे ले जा चुका है, प्लस दूसरी कंट्रीज़ में भी वो उसको स्प्रेड कर चुका है, डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को। आप लोगों को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि कैसे फ्रांस में डेमोक्रेसी सबसे पहले आती है। खैर वो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था कि लुई 16 के खिलाफ लोगों ने रेवोल्यूशन किया और उसको गद्दी से हटाया और डेमोक्रेसी की स्थापना की। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, नेपोलियन फ्रांस में आता है और डेमोक्रेसी को हटा देता है और डिक्टेटरशिप फ्रांस में लाने की कोशिश करता है। उसके बाद नेपोलियन का भी अंत होता है। तो कैसे फिर फ्रांस के आइडियाज़ विश्व के दूसरे देशों में पहुंचते हैं, यहाँ तक कि इंडिया तक आते हैं, और कैसे इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब नेशनलिज्म के ऊपर चलते हैं। नेशनलिज्म का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर हम ऐसी भाषाएं बोलें जो एग्ज़ाम में ना लिखनी हो हमें, है ना, तो देशभक्ति हम भूल सकते हैं। नेशनलिज्म का मतलब होता है प्राउड फॉर वंस कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार होना, उस पर गर्व होना, है ना, उसकी तरफ सिंपैथी होना, उसके नेशनल फ्लैग को, नेशनल लैंग्वेज को, अगर होती है तो नेशनल लैंग्वेज, है ना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, इन सब से हमें लगाव होना, इनके प्रति एक रिस्पेक्ट रखना नेशनलिज्म है ना। जैसे नॉर्मल सी बात है कि सोल्जर्स की कोई पिक्चर देख के, बॉर्डर देख के, या इंडिया पाकिस्तान कोई मैच देख के जब हमारे मन में एक वो आती है कि हाँ इंडिया, एक इंडिया वर्ड आता है, वो नेशनलिज्म है। ठीक है, हम किसी भी जाति, किसी धर्म से ऊपर उठ के जब एक कंट्री की बात करते हैं, वो नेशनलिज्म है। ठीक है, जनगण मन सुन के हम सब खड़े होते हैं, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हैं, वो नेशनलिज्म है। ठीक है, नेशनलिज्म वो होता है जब हम सेम कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं। हमारी भाषाएं, जो लोकल भाषा होती है वो अलग हो जाती हैं, हमें उनसे मतलब नहीं होता, हमारी कास्ट, रिलीजन सब अलग हो जाते हैं, हम सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाते हैं, वो नेशनलिज्म है। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको ये पढ़ना है कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में, अगर जिसके पास हो बहुत अच्छी बात है। ये एक पिक्चर है, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पे। तो ये पिक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, छोटा सा, तो मैं बताया तो ये जो पिक्चर है ये फ्रेडरिक शोरियो, है ना, फ्रेडरिक शोरियो 1848 में उन्होंने इसको पेंट किया, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और इस पिक्चर के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थ्रू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है ना, जो कि लिबर्टी यानी कि आज़ादी को शो करता है। एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, यानी कि वो ये दिखाना चाहता है कि लिबर्टी, आज़ादी सबको है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसे अपने हाथ में रखने पड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पूरा फॉलो करना पड़ेगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमारी आज़ादी को, हमारी फ्रीडम को एक तरह से सिम्बलाइज करता है। तो फ्रेडरिक रोशियो ने ये पिक्चर में ये डिस्क्राइब किया है कैसे डेमोक्रेसी और रिपब्लिकिज्म पूरे वर्ल्ड में आने लगा है अब धीरे धीरे करके। 1848 में उन्होंने डिज़ाइन किया है। 1848 की बात हम पहले लिया है क्योंकि 1848 तक तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, है ना, आपकी जो कहानी है 1848 तक ही चलेगी, जब तक यूरोप के लगभग सारे देश नेशनलिज्म को अपना चुके होंगे, एक देश बन चुके होंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन होंगे ख़त्म हो जाएंगे और इटली, जर्मनी नाम से अलग अलग नेशन आ जाएंगे जो हम आज भी देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक शोरियो, है ना, मैं आप चाहेंगे तो स्पेलिंग लिख देंगे हम इसको,
ये बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रेडरिक शोरी, थोड़ी सी स्पेलिंग मेरे को भी देखनी पड़ेगी एक एक वर्ड। ठीक है, कौन है ये? फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 1848 में ये पिक्चर को पेंट किया है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, वापस एक बार उसको दिखा लेंगे। और वो कैसे वर्ल्ड को विजुअलाइज करते हैं एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, कि सब में हर जगह डेमोक्रेसी होगी, है ना, एंड रिपब्लिक, और रिपब्लिकिज्म भी हर जगह होगा। ठीक है, ऐसे वो वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं। एक बार वापस मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये पिक्चर है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और लोग उसके सामने उसको सैल्यूट करते हुए जा रहे हैं। यानी कि वो ये लोगों मतलब यूँ दिखाना चाह रहे हैं फ्रेडरिक शोरी जिन्होंने ये पिक्चर डिस्क्राइब की है, पिक्चर विजुअलाइज की है, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में, विश्व तो नहीं खैर, पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी आ चुकी है, नेशन बन चुके हैं, और लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है ना। लोग जो पुराने वाला रूल था, मोनार्की था, उससे लोग तंग आ चुके थे, और लोगों को डेमोक्रेसी अब पसंद भी आ रही है। इसलिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर पसंद नहीं आती तो वो उसे नहीं मानते। अच्छा चलिए, तो ये इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। फिर आप लोगों का टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब बात ये होती है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, है ना। आप लोगों ने पिछले क्लास में, क्लास 9th में ये पढ़ लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुईस 16 को गद्दी से हटा दिया था वहाँ के लोगों ने। उसके बाद क्या किया था? देखिए, उसके बाद ये हुआ था, नेशनलिज्म यूरोप फ्रांस में आने लग गया था। उन लोगों ने क्या किया 1789 में, है ना, 1789 में रेवोल्यूशन किया। लगभग 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगे, दो वर्ड्स आए, ला पैट्री और ला सिटियोन। ला पैट्री बोला गया फादरलैंड के लिए, जो जहां पे वो रह रहे हैं वो ला पैट्री है, और ला सिटियोन वर्ड क्यों यूज किया गया? सिटीजन ऑफ फ्रांस के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए। ठीक है, ये दो वर्ड उन्होंने यूज करे। ये नेशनलिज्म के लिए चलने लगा। अब वहाँ पे रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, या किसी रेस या लैंग्वेज के नाम पे लोग नहीं बटे हुए, सब ले सिटियोन है, यानी कि सब सिटीजन है, और ले पैट्री उनकी कंट्री है, ले फादरलैंड उनकी कंट्री है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग बनाया, ट्राई कलर। ठीक है, अब एक फ्रेंच फ्लैग होगा, जैसे कि इंडिया में भी है, वहाँ का जो फ्लैग है वो भी ट्राई कलर ही बनाया गया, है ना। उसको डिज़ाइन करा और उसकी वो रिस्पेक्ट करने लगे। उसके बाद बात ये हुई कि यूनिफॉर्म लॉज आ गए सबके लिए कानून बराबर आ गए। खासकर इक्वलिटी आ गई, हम यूँ बोले, है ना, इक्वलिटी आ गई, ईच फॉर एवरी सिटीजन ऑफ फ्रांस, इक्वलिटी आई। फ्रेंच लैंग्वेज को एक तरह से नेशनल लैंग्वेज मान लिया गया फ्रांस की, कि फ्रांस में जो भी पर्सन रह रहा है वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करेगा अब, है ना। पेरिस को वहाँ की कैपिटल बनाया गया। जितनी भी चीज़ें ये सब आई, है ना, जो ये थे न्यू हैम्स कंपोज किए गए, मार्टर्स वर रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन, है ना, बहुत सारे जिन्होंने देश के लिए जान दी, है ना, जैसे हमारे इंडिया में भगत सिंह हैं, ये सब मार्टियर्स कहलाते हैं, है ना। उन वैसे वहाँ फ्रांस में भी जो मार्टियर्स थे उनको नेशन के नाम पे याद करने जाने लगा। उनके लिए सॉन्ग्स कंपोज हुए, नेशनल एंथम हुए, नेशनल सॉन्ग्स हुए, है ना। तो बात ये थी कि इन सब तरीक़ों से, ये क्वेश्चन भी है जो आया हुआ है CBSE में 2015-16 में। आप लोगों को तो अभी सेम हुआ है RBSE का, पहले उन लोगों के आता था वही क्वेश्चंस आप लोगों के भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, जो उन लोगों के आते थे CBSE में। तो ये क्वेश्चन था कि फ्रांस ने रेवोल्यूशन करने के बाद, चलिए रेवोल्यूशन तो आपने कर लिया और राजा को गद्दी से तो हटा दिया, लेकिन वहीं कहानी तो ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद क्या स्टेप्स लिए जिससे वहाँ पर नेशनलिज्म की भावना उपजी, नेशनलिज्म की भावना का जन्म हुआ। तो ले पैट्री उन्होंने फादरलैंड के लिए बोला, ले सिटी ऑन सिटीजन्स के लिए, फ्रेंच फ्लैग को चूज़ करा, यूनिफॉर्म लॉज लाए सबके लिए इक्वलिटी रखी, बराबर रखी, फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया कंट्री की। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो फ्रांस में लिए गए, जिससे ये पता लगा कि अब फ्रांस में क्या आ गई है, डेमोक्रेसी आ गई, नेशनलिज्म आ गया है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह फ्रांस में लगती थी, उसको बंद कर दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब कि देखिए आज की डेट में कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब आप बॉर्डर्स क्रॉस करते हो, आपको भारत से अमेरिका जाना है या अमेरिका से इंडिया आना है, फ्रांस से इंडिया आना है, तो लगती थी।
उस टाइम पे क्या हुआ था, जब फ्रांस एक पूरे कंट्री नहीं था तो फ्रांस के अंदर से अंदर ही जब आपको स्टेट चेंज करने होते थे तो कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। जब आपको एक कंट्री के अंदर ही कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है तो आप उसको नेशन कैसे मानेंगे, है ना। तो कस्टम ड्यूटीज़ को बंद कर दिया गया। इंटरनल मतलब कि अब एक देश से अंदर ही अंदर जब आपको ट्रेड करना है, ट्रेड पे लगती थी ये, एक गुड्स से दूसरे जगह भेजा जाता था, कोई सामान बेचा जाता था तो उस पर कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट लेती थी। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटी को बंद कर दिया गया। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आज आप सोचिए कि मुझे राजस्थान से बिहार जाना है ना, बिहार की स्टेट में एंट्री लेनी है और मुझे पासपोर्ट दिखाना पड़ रहा है ना, उस पर वीज़ा लगवाना पड़ रहा है, परमिशन लेनी पड़ रही गवर्नमेंट से बिहार जाने के लिए। तो क्या राजस्थान और बिहार एक देश के पार्ट हो सकते हैं क्या? सिर्फ नाम के लिए हो रहे हैं, है ना। अगर मुझे राजस्थान से बिहार जाने के लिए सब परमिशन की ज़रूरत है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि राजस्थान और बिहार एक देश में है ही नहीं, है ना। यही फ्रांस के लोगों के साथ हो रहा था। उन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ रही थी अपने सामान को ले जाने के लिए। इस कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया 1789 के बाद। क्यों? क्योंकि आपको नेशनलिज्म लाना है, फ्रांस को एक देश बनाना है अब, है ना। फ्रांस के लोगों में ऐसी भावना लानी है कि अब आप एक ही कंट्री के पार्ट हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी था, ये सब जो आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन कैसा आएगा, आप लोग ये पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि ये लगे उन्हें कि हम फ्रांस के नागरिक हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, वो ऐसे ना बटे हों। वो कैसे बटे में हों, वो मतलब वो इक्वलिटी कैसे हो उनमें कि हम फ्रांस के नागरिक हैं, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ फ्रांस। इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो ये स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में भी होगा ये, PDF फॉर्म में भी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कहानी चली कि इतना इन लोगों ने करा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती फ्रांस की, है ना। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, मैं आप लोगों को बोल रहा था। फ्रांस की कहानी अब आती है नेपोलियन पे। क्योंकि ईयर आ जाता है 1804। 1804 में जब फ्रांस के पास कोई अच्छा रूलर नहीं बचा तो नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोनापार्टे। वो फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड कर देता है। नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉयड करता है ना। डेमोक्रेसी उससे बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़त्म करता है उसे और अपना रूल लाता है, ठीक है। खुद के कुछ रूल लाता है जिसका नाम था, आप लोग ध्यान रखेंगे, खुद के कुछ कोड्स लाता है, इसका नाम इसने रखा नेपोलियनिक कोड्स, है ना। 1804 में ही आए, ठीक है। तो नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा है क्योंकि कोई राजा नहीं है। लुई 16 के बाद फ्रांस में एक तरह से हम कह सकते हैं अस्थिरता आ गई, इनबैलेंस आ गया, कोई राजा बचा नहीं। तो नेपोलियन गद्दी पर बैठता है, वो नेपोलियनिक कोड लाता है, इसका एक और नाम है सिविल कोड। तो सिविल कोड को नाम दिया गया नेपोलियनिक कोड 1804, क्योंकि नेपोलियन उसको ला रहा है। इसमें वो क्या करता है, कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, है ना। कुछ बातें तो वो अपने लिए कर रहा है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ वो जनता के लिए भी कर रहा है। सबसे पहली बात तो वो ये करता है कि सबको इक्वलिटी देता है ना। और आप लोगों ने फ्रांस में क्लास 9 में पढ़ा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फ्रांस की जनता को ऐसे बांट रखा था 3 पार्ट्स में और उनके वहाँ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। नेपोलियन लाते ही उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है। नेपोलियन जैसे गद्दी पर बैठता है और फ्रांस में क्या लाता है, इक्वलिटी का आइडिया लाता है कि इक्वलिटी फ्रांस में होगी। उसके बाद, है ना, एक बॉन्डेड लेबर आपने सुना होगा, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मतलब कि बंधुआ मजदूरी फ्रांस में बहुत चल रही थी, है ना। दूसरे देशों से लोगों को लाया जाता था, लेबर को पकड़ पकड़ के, और उनसे काम कराया जाता था, उन्हें वहीं पे कैद कर लिया जाता था। ये चीज़ वहाँ पे चल रही थी। सर्फ डॉम भी नाम दिया गया है। और अपने ही हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाता था, ठीक है। उन्हें मान लीजिए कोई पर्सन आया काम करने, कोई लेबर आई और उसने बोला 300 रुपीज़ पर डे में लूँगा, तो उसे उतना दिया नहीं जाता, तो उसे बोला था तो आधे लेगा, 150 ही लेगा और यहीं पे काम करेगा जब तक हम तुझे भेजेंगे नहीं।
तो इसे बोलते हैं सर्फडॉम, यानी कि आपने बॉन्डेड लेबर करा, बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ये आज एक क्राइम है, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, उसे बांध कर नहीं रख सकते। अगर वो चाहता है काम छोड़ के जाना तो वो जा सकता है। तो इसने ये अच्छा करा है ना, बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर दिया, ख़त्म करा कि कोई भी अब फ्रांस में किसी भी लेबर को पकड़ के नहीं रखेगा, बंधुआ मजदूरी में अंत करता हूँ। एक गिल्ड सिस्टम हुआ करता था, GUILD, गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम में क्या होता था, ट्रेड यूनियंस बनती थी, है ना। अब यहाँ पे इसने थोड़ा खेल खेल दिया। ट्रेड यूनियन बनती थी, व्यापार संगठन, है ना। व्यापारी जो थे, ट्रेड करने वाले थे, वो अपने लिए, है ना, अपनी सहायता के लिए, ताकि उनके साथ कोई गलत ना हो, यूनियन बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था। नेपोलियन को कभी भी ये पसंद नहीं था कि मेरे सामने कोई कुछ बोले, इसलिए जितने भी यूनियंस फ्रांस में काम कर रही थी, खासकर ट्रेड यूनियन जिसका नाम था गिल्ड सिस्टम, GUILD, फिर SYSTEM सिस्टम, ट्रेड यूनियंस थी, इसको नेपोलियन ने आके बंद कर दिया कि अब कोई भी फ्रांस में गिल्ड सिस्टम या ट्रेड यूनियंस नहीं बनेगी जब तक मैं हूँ, ठीक है। इसके बाद एक बात अच्छी की, यूनिवर्सल लॉज लाया सबके लिए, है ना, सबके लिए एक लॉ लाया, जो कानून लाया वो सबके लिए बराबर होंगे। फ्रांस की, अगर आपको फ्रांस में रहना है तो सबके लिए लॉ बराबर होंगे, कानून बराबर होगा। और एक बहुत अच्छा था, कॉमन नेशनल करेंसी लाया है। अभी तक फ्रांस के अलग अलग पार्ट में करेंसीज अलग अलग चल रही थी, तो व्यापार करने में काफ़ी मुश्किल आती था। फॉर एग्जांपल, आप कोटा में रह रहे हैं और मैं बोलूँ आपको जयपुर में कोई चीज़ बेचनी है तो करेंसी दूसरी चाहिए, आपको एक्सचेंज करानी पड़ेगी बैंक से करेंसी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। वहाँ घूमने जाना, वहाँ चीज़ें बेचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोसीजर आपका बढ़ गया, एक काम आपका और बढ़ गया कि पहले आपको बैंक जाना है, करेंसी को एक्सचेंज कराना है। पहले फ्रांस में ये चल रहा था नेपोलियन के आने से पहले, लेकिन नेपोलियन ट्रेड को बढ़ावा देता था, व्यापार को बढ़ावा देता था, क्योंकि उसको पता था ट्रेड होगा तो ही तो मेरे पर टैक्स आएगा लोगों का, है ना, लोग कमाएंगे तो टैक्स भरेंगे। तो उसने कॉमन करेंसी कर दी कि अब व्यापार में, ट्रेड में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं करेंसी सेम कर रहा हूँ, करेंसी सेम करूँगा तो ट्रेड अच्छे से चलेगा, ये नेपोलियन ने लोगों से कहा। तो ये कुछ बातें हैं, मैंने पहले भी जो पॉइंट लिखे थे वो पॉइंट थे कलेक्टिव आइडेंटिटी के, है ना, कि फ्रांस के लोगों में एक नेशन स्टेट की भावना जगाने के लिए क्या क्या किया गया। और ये है कि नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पकड़ने के बाद नेपोलियन ने कोड लाया, वो सिविल कोड लाया 1804 में, उसमें उसने क्या किया, है ना। तो उसमें उसने यही किया कि सबसे पहले आते ही डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की, इक्वलिटी लाया सबके लिए, बॉन्डेड लेबर जिसको सर्फडॉम बोलते हैं, SERFDOM, उसको एबोलिश किया। क्योंकि मैं इसलिए सर्फडॉम बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा वहाँ सर्फडॉम लिखा होगा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, है ना, वहाँ सर्फडॉम लिखा होगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे उसमें, है ना। SERFDOM, सर्फडॉम, बॉन्डेड लेबर को एबोलिश किया गया। गिल्ड सिस्टम, ट्रेड यूनियन का सिस्टम उसने खत्म कर दिया पूरी तरीके से। यूनिवर्सल लॉज लाया, सबके लिए कानून बराबर होंगे, और कॉमन करेंसी लाया ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। तो 1804 में नेपोलियन कोड आया। नेपोलियन का समय फ्रांस में बहुत लंबा नहीं चला, 1815 में ये नेपोलियन फ्रांस की गद्दी से हट जाएगा, है ना, और फ्रांस में वापस डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाएगी। चलिए अभी हम इतनी बात करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में आगे की बात करेंगे कि अब फ्रांस में क्या होगा, या जो विश्व के दूसरे देश हैं, यूरोप के दूसरे देश हैं, उनमें क्या चल रहा होगा। सो थैंक यू।